बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X2 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। शाप वाली कैफ़े से बाहर निकला तो इसके ख्याल में था कि वो खुद ही दानिश मंजिल में दाखिल हो जाए, मगर बाहर सड़क पर आकर इसका इरादा बदल गया। इसने सोचा कि अगर दोनों अंदर फंस गए तो बहुत बुरा होगा। ब्लैक क्लार्क पर इसे अच्छी तरह एतमाद था कि वो अपनी हिफाजत कर सकता है। चुनाचा इसने अपना इरादा बदल दिया। फिर इसने टैक्सी पकड़ी और अपने होटल की तरफ बढ़ गया। वो एक बार फिर फाइल का मुताला करना चाहता था। टैक्सी से उतरकर वो काउंटर की तरफ बढ़ा। इसने कमरे की चाबी ली और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। इसका कमरा निचली मंजिल पर था, इसलिए जल्द ही वो अपने कमरे में पहुंच गया। खासी रात हो चुकी थी। कमरे में हब्स था। इसने खिड़की खोली और नीचे सड़क पर देखने लगा। सड़क सुनसान थी। अचानक इसके कानों में एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आई, जैसे कोई रस्सी टूट रही हो। इसने चौंक कर ऊपर देखा और फिर इसकी आंखें हैरत से जैसे फट सी गईं। ऊपर मंजिल के करीब एक आदमी रस्सी के सहारे लटक रहा था। रस्सी सामने की इमारत और होटल की इमारत के दरमियान तनी हुई थी। चंद लम्हों के लिए शाप वैली को सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो गईं। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि मामला गड़बड़ है। यह आदमी या तो सामने वाली इमारत में जाना चाहता है या उस इमारत से इस होटल में आना चाहता है। बहरहाल कुछ भी हो, मामला मामले में पुरस्कारियत अपनी जगह मौजूद थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि खिड़की कहाँ होगी जहाँ से रस्सी निकल रही है। वो इस कमरे में जाना चाहता था। चुनांचे वो भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और फिर वो तेज़ी से लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। और फिर इसने कमरे की होल से झांक कर देखा। वाकई ये वही कमरा था। इसे पलंग के पाए से बंधी हुई रस्सी साफ नजर आ रही थी। इसने दरवाज़ा खोलने के लिए जोर लगाया, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। इसने फुर्ती से जेबें टिटोली और फिर जेब से एक बारीक तार निकालकर लॉक में दाखिल कर दी। एक लम्हे से भी कम अरसे में लॉक खुल चुका था। दरवाज़ा खोलकर वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे एक जोरदार कड़ाका हुआ और वो आदमी जो रस्सी से लटका हुआ इसे नजर आ रहा था, तेजी से नीचे गिरता चला गया। रस्सी दूसरी तरफ की इमारत से टूटी थी। इसने खिड़की से बाहर निकाल कर देखा। इसका ख्याल था कि इस आदमी का टूटा फूटा जिस्म सड़क पर पड़ा होगा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि सड़क वैसे की वैसी खाली थी और वो आदमी गायब था। वो एक लम्हे के लिए इधर-उधर देखता रहा, मगर वो तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुका था। शार्प वाली सटपटा गया। लटकती हुई रस्सी बतला रही थी कि इसने जो कुछ देखा है वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। मगर वो आदमी कहाँ गायब हो गया? इसका जवाब इसका जहन देने से कासिर था। वो गोमगो की हालत में पलटा और फिर लिफ्ट से होता हुआ दोबारा अपने कमरे में आया और कमरे में दाखिल होते ही इसके जहन में छनाका सा हुआ और ठिठक कर रुक गया। जिस आदमी के गायब होने पर वो इतना हैरान था, वो इसके कमरे के फर्श पर दीवार के करीब गठरी बना पड़ा था। अब तमाम बात इसकी समझ में आ गई थी। रस्सी के साथ ही यह आदमी भी नीचे आया और फिर चूंकि इसका कमरा ऐन नीचे था, इसलिए जैसे ही वो दीवार के करीब आया, खुली खिड़की से होता हुआ अंदर फर्श पर आ गिरा। शार्प वाइली ने इसे सीधा किया। खासे तनोमंद जिस्म का मालिक नौजवान था। शार्प वाइली ने इसे उठाकर बिस्तर पर डाला और फिर बाथरूम से गिलास पानी का भरकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। चंद ही लम्हों बाद नौजवान हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसने एक लम्हे के लिए बड़ी हैरत से कमरे और शार्प वाइली की तरफ देखा। मैं कहाँ हूँ? इसने लड़खड़ाती हुई जबान से पूछा। तुम बड़े खुशकिस्मत हो दोस्त, वरना इस वक्त तुम्हारे जिस्म की एक हड्डी भी अपनी जगह पर सलामत ना होती, शार्प वैली ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर जैसे ही इस नौजवान के जहन में सब का तमाम मंजर घूम गया, इसने बेख्तियार बौखलाकर अपने जिस्म को टटोलना शुरू कर दिया। कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं, शार्प वाली ने उसे तसल्ली दी और एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नौजवान के लबों पर फैल गई। क्या तुम अपना तारुफ कराओगे दोस्त? शार्प वैली ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जरूर कराऊंगा, मगर वो रस्सी शायद अभी तक बाहर लटक रही है। नौजवान ने जो सफदर था तशवीश भरे लहजे में जो पूछा। हाँ, शाप वाली ने जवाब दिया। मुझे इसे हटाने दीजिए, वरना किसी की नज़र पड़ गई तो मामला मशकूक हो जाएगा। सफदर ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। तुम बैठो, मैं इसे उतार कर लाता हूँ। शाप वाली उठ खड़ा हुआ और वो सफदर का जवाब सुने बगैर तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाज़ा बंद करता चला गया। सफदर के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। वाकई इस बार इसकी कोई नेकी इसके आड़े आ गई थी, वरना जिस तरह रस्सी ने इसे धोखा दिया था, इसकी लाश भी ना पहचानी जाती।
वो बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर झांका। एक लम्हे के लिए इसके जहन में आया कि खिड़की से कूदकर होटल से बाहर निकल जाए, लेकिन फिर इसने अपना इरादा बदल दिया। इसे यह आदमी खासा दिलचस्प महसूस हो रहा था और फिर वो किसी भी दिक्कत वक्त यहाँ से निकल सकता था। इसलिए इसने अपने ख्याल को अमली जामा ना पहनाया। वो जो काम करना चाहता था वो इसने सरअंजाम दे दिया था, इसलिए अब वो मुतमईन था। अभी सफदर यही सोच रहा था कि दरवाज़ा खुला और पेशाब वाइली अंदर दाखिल हुआ। इसने चादर की पट्टियों से बनी हुई रस्सियों का गुच्छा हाथ में ले रखा था। सफदर को खिड़की के करीब देखकर वो एक लम्हे के लिए ठिठका, फिर मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। सफदर भी वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। शार्प वाइली सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। क्या पियोगे? शार्प ने मुस्कुराते हुए सफदर से पूछा। उसे शायद फितरी तौर पर सफदर से हमदर्दी हो रही थी। वो खुद सैकड़ों बार इस किस्म के मरहलों से गुजर चुका था, इसलिए सफदर से उसे दिलचस्पी हो गई थी। चाय? सफदर ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शार्प ने रिसीवर उठाकर काउंटर क्लर्क को चाय भेजने का ऑर्डर दिया। हाँ दोस्त, अब जरा तफसील से अपने मुतालिक सब कुछ बतला दो, शार्प ने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए कहा। तुम क्या करोगे पूछकर? जो कुछ तुमने देखा है यही काफी है। तुम गैर मुल्की हो, तुम्हें इन मामलात से क्या दिलचस्पी हो सकती है? सफदर ने बड़े अजीब से लहजे में कहा। नहीं, ये गलत है। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। इतना मुझे यकीन है कि सामने वाली बिल्डिंग किसी अहम हैसियत की हामिल है। अब भी अगर पुलिस को फोन कर दूं तो तुम कई खराबियों में फंस सकते हो। शार्प वैली का लहजा हल्का सा तहकमाना था। ओके, अगर तुम मजिद हो तो मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बता देता हूँ। इससे पहले तुम्हें भी अपना मुकम्मल तारुफ कराना होगा। सफदर ने भी जवाबन एक शर्त लगा दी। इससे पहले कि शार्प वाइली कोई जवाब देता, दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, शार्प ने कहा। दरवाजा खुला और एक वेटर चाय की ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हुआ। इसने चाय के बर्तन तपाई पर रखे और फिर ट्रॉली लिए वापस चला गया। शार्प वाइली उठकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर 2 प्याली चाय बनाकर एक प्याली उसने सफदर के सामने रख दी और दूसरी अपने आगे। हाँ तो दोस्त, शुरू हो जाओ, मेरे तजस्सुस को हवा ना दो। शॉप शार्प चाय की चुस्की लेते हुए कहा। मेरा नाम सईद है और अंडरग्राउंड सरगर्मियों में मशगूल रहना मेरा पेशा है। इसी सिलसिले में मैं इस बिल्डिंग में जा रहा था कि रस्सी टूट गई और खुशकिस्मती से मैं इस कमरे में आ गिरा। सफदर ने 3 फिक्रों में बात मुकम्मल कर दी। शार्प वैली का मुंह खुले का खुला रह गया। इसे शायद किसी दिलचस्प और तवील कहानी का ख्याल था, मगर यहाँ सफदर ने 3 फिक्रों में इसके सारे सस्पेंस का हशर कर दिया था। ये तो कोई बात ना हुई मिस्टर सईद, शार्प ने कहा। देखिए मिस्टर, सफदर ने जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। वायली, शार्प वाइली ने भी सफदर की तरह अपने नाम का एक लफ्ज बताने से गुरेज किया। मिस्टर वाइली, कोई भी आदमी जो किसी गलत काम में मुलविस हो, अजनबियों को अपने मुतालिक तफसीली नहीं बताया करता। आपने चूंकि मेरे साथ हमदर्दी का सलूक किया है, इसलिए मैंने इतना कुछ भी आपको बतला दिया है, वरना और कोई होता तो शायद मैं एक लफ्ज भी ना बताता। सफदर ने अब बराह रास्त उसे समझाते हुए कहा। हो। शार्प वाली ने एक तवील सांस ली और चंद लम्हों तक वो सोचता रहा। फिर इसने एक लम्हे के लिए बगौर सफदर की तरफ देखा और बोला। सईद साहब, आप महीने में कितना कमा लेते हैं? सवाल चौंके गैर मुतवक्का था, इसलिए सफदर एक लम्हे के लिए सटपटा गया, मगर फिर इसने संभल कर जवाब दिया। बस दाव चल जाने की बात है, कोई मुकर्रर अंदाजा हमारे पेशे में नहीं हो सकता। सफदर ने जवाब दिया। अगर आपको एक लंबी रकम की ऑफर की जाए तो क्या ख्याल है? शार्प वली अपने असल मकसद पर आ गया था। लंबी रकम से आपका क्या मतलब है? ओह, मैं समझ गया। खुशी हुई मिस्टर वाली कि आप ही मेरे हम पेशा हैं, इसलिए शायद आपने मेरे साथ हमदर्दी का सलूक किया है। सफदर की आंखों में खुशी की लहरें निकलने लगी। बस यूं ही समझ लो, मुझे तो माकूल आदमी नजर आ रहे हो। जिस तरीके से तुमने एक कमजोर सी रस्सी के सहारे इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, इससे जाहिर होता है कि तुम्हें जुर्रत और दलेरी भी है। शार्प वाली ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो आपका हुस्न ज़न है। बहरहाल, इतना मैं जानता हूँ कि काम को मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज रखता हूँ। सफदर ने इंकिसारी से जवाब दिया। तो ठीक है, हमारे तुम्हारे दरमियान मामले की बात हो जानी चाहिए। ये याद रखना, मैं गलती करने वालों के मामले में इंतहाई बेरहम वाक़ हुआ हूँ। शार्प वली का लहजा भयानक हो गया था। सफदर मुस्कुरा दिया। आप बेफिक्र रहें मिस्टर वाइली, अगर मैंने आपका काम ले लिया तो गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। सफदर ने कहा। ओके, ठीक है, तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तक दूंगा। शार्प ने ऑफर भी बता दी। सफदर सोचने लगा कि ये गैर मुल्की किसी खास मिशन पर यहाँ आया है और जब ही 1 लाख रुपए तक की ऑफर दे रहा है। अब सफदर को इस गैर मुल्की से गहरी दिलचस्पी हो गई थी, क्योंकि ये इसकी अपनी लाइन का काम था। पहले आप काम बताएं, फिर ही मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। सफदर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जैसे 1 लाख रुपए इसकी नज़र में कोई वक़्त ना हो। काम सिर्फ इतना है कि मुझे यहाँ एक आदमी का पता चलाना है और फिर से खत्म करना है, बस। शार्प वैली ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। ये तो कोई काम ही ना हुआ, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। सफदर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जैसे इसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई हो।
अभी मैंने तुम्हें इस आदमी का नाम नहीं बतलाया, वरना तुम ऐसी बात ना करते, शार्प वैली ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। कौन है वो आदमी? सफदर ने कहा। X2 को जानते हो? शार्प वैली ने सरगोशी के अंदाज में कहा। और सफदर को यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में भौचाल सा आ गया हो। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये गैर मुल्की X2 का नाम लेगा। क्यों, क्या हुआ? तुम हैरान क्यों रह गए? शार्प वैली जो सफदर को बगौर देख रहा था चौंक कर बोला। तुम किस X2 की बात कर रहे हो? सफदर ने संभल कर जवाब दिया। तुम कौन से X2 को जानते हो? शार्प ने चौंक कर कहा। एक तो ब्लैक मिलर है, और दूसरे के मुतालिक सुना है कि यहाँ की सीक्रेट सर्विस का चीफ है। सफदर ने ख्वामख्वाह एक ब्लैक मेलर की निच साथ लगाते हुए जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हें काफी से ज्यादा मालूमात हैं। शार्प के चेहरे पर खुशियां रक्स करने लगी। आप किस शो की बात कर रहे हैं? सफदर ने एक बार फिर तस्दीक चाही। मेरा टारगेट सीक्रेट सर्विस का चीफ X2 है। मैं ब्लैक मिलर टाइप के थर्ड क्लास आदमियों पर हाथ नहीं डाला करता। शार्प ने बड़े फखरिया लहजे में जवाब दिया। वेरी गुड, इसका मतलब है कि काम काफी दिलचस्प है। सफदर ने मसनूई खुशी तारी करते हुए जवाब दिया। फिर क्या ख्याल है? शार्प ने कहा। मैं आपके साथ हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, सफदर ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। बेफिक्र रहो दोस्त, काम होने पर तुम्हें इतना दूंगा कि तुम 10 बार भी पैदा हो जाओ तब भी नहीं कमा सकोगे। शार्प वाली ने डींग मारी। अब इस सिलसिले में मेरे लायक क्या खिदमत है? सफदर ने टालते हुए पूछा। दानिश मंजिल के मुतालिक तुम जानते हो? शार्प ने सवाल किया। दानिश मंजिल? सफदर ने एक लम्हे के लिए सोचते हुए कहा और फिर चौंक कर बोला। हाँ, नाम तो सुना है, मगर ये इमारत कभी नजर से नहीं गुजरी। सच्ची बात है कि कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तुम ऐसा करो कि रॉबर्ट रोड की तीसरी इमारत की निगरानी करो। इसे दानिश मंजिल कहते हैं, और मुझे रोजाना रिपोर्ट दो। शाप वाली ने दानिश मंजिल का सही मेले वकू बतलाते हुए कहा। सफदर दिली दिल में सोचने लगा कि मामला बेहद सीरियस है, और ये गैर मुल्की जो यकीनन जासूस है, काफी से ज्यादा मालूमात इकट्ठी कर चुका है। बेहतर, मैं आज से इस इमारत की निगरानी शुरू कर देता हूँ, सफदर ने जवाब दिया। और हाँ, एक बेवकूफ सा आदमी इमरान अगर इस इमारत में कभी आता जाता नजर आ जाए तो मुझे फौरन रिपोर्ट देना। शाप वाली ने इसे मजीद हिदायत देते हुए कहा। बेहतर, मगर इसका हुलिया क्या है? सफदर ने पूछा। स्मार्ट सा नौजवान है, शक्ल देखने पर महसूस होता है कि जैसे पैदाइशी अहमक हो। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। शाप वाली ने तफसीली हुलिया बताने से गुरेज किया, शायद इसे खुद भी इमरान के तफसीली हुलिये का इल्म नहीं था। ठीक है, रिपोर्ट कहाँ दूँ? सफदर ने पूछा। होटल के टेलीफोन पर बिजनेस कोड बतला देना। अगर मैं मौजूद ना हूँ तो तुम काउंटर क्लर्क को पैगाम नोट करा देना। शार्प वाली ने जवाब दिया, और फिर जेब से एक नोटों की गड्डी निकालकर सफदर के सामने रख दी। इसकी क्या जरूरत है? सफदर ने रस्मी लहजे में कहा, और फिर गड्डी उठाकर जेब में डाल ली। वो इनकार करके उसे मशकूक नहीं करना चाहता था। अच्छा, मुझे इजाजत, सफदर ने खड़े होकर कहा। बेहतर, शार्प भी खड़ा हो गया। मगर तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? शार्प ने सवाल किया। सफदर ने उसे अपने फ्लैट का पता बतला दिया। फिर वो शार्प वाइली से हाथ मिलाकर कमरे से बाहर निकला, और जल्द ही वो होटल से बाहर एक टैक्सी में बैठा अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। X2 के लिए इसके पास काफी मालूमात जमा हो चुकी थी। कैफे हिल पार्क के मैनेजर ने मुस्कुराकर अंदर दाखिल होने वाले का इस्तकबाल किया। नौवारिद स्मार्ट से जिस्म का नौजवान था, मगर चेहरे से जैसे खशूनत सबत होकर रह गई थी। लेकिन इसकी आंखों से शदीद मासूमियत उजागर थी। एक ही चेहरे पर मासूमियत और खशूनत का इम्तजाज कुछ अजीब सा लगता था। यूं महसूस हो रहा था जैसे चीते के चेहरे पर कबूतर की आंखें लगा दी गई हों। फरमाइए जनाब। मैनेजर के चेहरे पर बेहद नरमी थी। इस नौजवान के चेहरे पर न जाने क्या बात थी कि मैनेजर बौखला सा गया। नौजवान ने बड़े एतमाद से कुर्सी कुर्सी घसीटी और इस पर बैठ गया। आज यहाँ कोई ग्रुप जिसमें एक लड़की भी थी आपके कैफे में बैठा रहा है? नौजवान ने सवाल किया। लहजा बेहद नोकीला था। ग्रुप? मैनेजर ने हैरत से कहा। यहाँ तो मोहतरम दिन में न जाने कितने ग्रुप आकर बैठते हैं। आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? आप किसी वेटर को बुलवाइए, वो आपसे ज्यादा जानता होगा। नौजवान ने इस बार नरम लहजे में कहा, जैसे इसे अपने सवाल के बोधेपन का एहसास हो गया हो। क्या आप अपना तारुफ करा सकते हैं? मैनेजर ने वेटर को बुलाने के लिए कॉल बेल के बटन पर उंगली रखते हुए कहा। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, बस आपके जानने के लिए इतना ही काफी है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी हाँ, वो तो शक्ल ही से जाहिर है। न जाने मैनेजर ने किस ख्याल के तहत हिम्मत करके कह दिया, और दूसरे लम्हे बुक खिलाकर खड़ा हो गया। एक गुराहट सी उभरी, और दूसरे लम्हे मेज पर पड़ी हुई एश ट्रे एक जन्नाटे की आवाज निकालती हुई मैनेजर के चेहरे पर पड़ी। नौजवान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, मगर आंखें इसी तरह मासूमियत से भरपूर थीं, जैसे इनका इसके चेहरे से कोई ताल्लुक ना हो। मगर ये क्या हरकत है? मैनेजर बुखलाहट से नाच गया। अब मैनेजर रुमाल से चेहरे पर बिखरी हुई राख साफ कर रहा था। इसकी नाक पर खासी चोट आई थी, हल्का हल्का सा खून भी रसने लगा था। अगर मजीद बकवास की तो इस मरतबा तुम्हें एस्ट्रे की बजाय गोली का सामना करना पड़ेगा, नौजवान ने मुतमईन लहजे में कहा। मैनेजर झिल्ला सा गया। मैं भी पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ, मैनेजर ने रुमाल से नाक साफ करते हुए कहा। वैसे लहजे से अयां होने वाली लर्जिश नुमाया थी।
बड़ी खुशी से करो। तुम्हारे अंडरग्राउंड स्टॉक में मौजूद गैर मुल्की शराब वो खुद ही ढूंढ लेगी। नौजवान ने यूं इंकशाफ किया जैसे वो खुद स्टोर कीपर रहा हो, और नौजवान बड़े इत्मीनान से मेज पर उंगलियों से तबला बजाने में मसरूफ हो गया। मैनेजर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इतने में दरवाज़ा खुला और एक वेटर अंदर दाखिल हुआ। फरमाइए सर, इसने करीब आकर बड़े मौदबाना लहजे में सवाल किया। वैसे मैनेजर की हालत और इसके कपड़ों पर बिखरी हुई राख इसे भी हैरतज़दा कर रही थी, मगर शायद पास अदब की वजह से खामोश था। ये हमारे खास आदमी हैं, इन्हें कुछ मालूमात दरकार हैं, सही जवाब दो। मैनेजर ने लफ्ज़ खास पर जोर देते हुए कहा। नौजवान मुस्कुरा दिया। तुम आज कब से ड्यूटी पर हो? नौजवान ने वेटर से सवाल किया। सुबह 10 बजे से जनाब। वेटर ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। सुनो, आज एक ग्रुप तकरीबन 6-7 आदमियों का, जिसमें एक गैर मुल्की लड़की भी थी, यहाँ आकर बैठा था क्या? नौजवान ने पूछा। जी हाँ, आज शाम को एक ग्रुप दूर के कोने में ही बैठा रहा है। वो काफ़ी देर गुफ्तगू करते रहे, फिर उठकर चले गए। वेटर ने जवाब दिया। इसके अलावा और कोई ग्रुप तो नहीं आया? नौजवान ने दूसरा सवाल किया। नहीं जनाब, आज इस ग्रुप के अलावा और कोई ग्रुप नहीं आया। वेटर ने जवाब दिया। इस लड़की का हुलिया बताओ। नौजवान ने फिर सवाल किया। वेटर ने जूलिया का हुलिया बतला दिया। नौजवान ने बड़ा नफसियाती सवाल किया था। जूलिया चूंकि गैर मुल्की थी, इसलिए जाहिर है वेटर के जहन में इसका हुलिया रह गया होगा। गैर मुल्की लड़कियों को ये वेटर किस्म की मखलूक बड़े गौर और हैरत से देखा करती है, खास तौर पर गैर मुल्क मारूफ होटल के वेटर। ठीक है, वो किस वक्त आए थे? नौजवान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। शाम 6 बजे आए थे। एक कोने में बैठे बातचीत करते रहे, तकरीबन 2 घंटे बाद वापस चले गए। वेटर ने तफसीली जवाब दिया। तुमने इनकी गुफ्तगू सुनी थी? नौजवान ने पूछा। नहीं जनाब, जब मैं चाय सर्व कर गया तो सब लोग खामोश हो गए थे। वेटर ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, तुम जाओ। नौजवान ने कहा और वेटर सलाम करके वापस चला गया। वेटर के जाने के बाद नौजवान उठा और फिर खामोशी से बैठे मैनेजर से सख्त लहजे में कहने लगा। मेरा नाम टाइगर है। दारुल हुकूमत में हर गैर कानूनी काम करने वाला आदमी मेरी नज़रों के सामने रहता है। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम इस कमरे में होने वाली गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी ख्वाब में भी ना बड़बड़ाना, वरना। टाइगर ने फिक्रा जानबूझकर नामुकम्मल छोड़ दिया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, और मैनेजर आंखें फाड़े इसे जाता देखता रहा। जल्द ही टाइगर कैफे हिल पार्क से बाहर आया। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर इसे दूर सड़क का एक कोना ऐसा नजर आ गया जहां गहरा अंधेरा था। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से चलता हुआ इस कोने की तरफ बढ़ता चला गया। वहां पहुंचकर इसने एक बार फिर मोहतात नजरों से इधर उधर देखा और फिर जेब से एक छोटा सा लाइटर निकाल लिया। इसने लाइटर का बटन दबाया। इसमें से एक बारीक सी रॉड बाहर निकल आई और दूसरे लम्हे इसके कानों में जू जू की आवाजें आने लगी। जल्द ही राब्ता मिल गया। इमरान स्पीकिंग। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की संजीदा आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ जनाब। ओवर। टाइगर ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। रिपोर्ट दो। इमरान का लहजा सख्त हो गया था। सर, सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम बमा जूलिया के कैफे हिल पार्क में 2 घंटे तक मौजूद रही है और उन्होंने किसी खास सिलसिले में ये मीटिंग की है। ओवर। टाइगर ने रिपोर्ट दी। खास सिलसिले का कैसे पता चला? ओवर। इमरान की सपाट आवाज सुनाई दी। जनाब, वेटर से पता चला है कि जब वो चाय सर्व करने के लिए गया तो तमाम आदमी आदमी बात करते करते एकदम खामोश हो गए थे। ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। हाँ। दूसरी तरफ से इमरान की सोच में डूबी हुई आवाज आई। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही और फिर इमरान की आवाज सुनाई दी। सुनो टाइगर, तुम फौरन सफदर और कैप्टन शकील के फ्लैट्स पर जाओ और चेक करो कि वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं। अगर मौजूद नहीं तो तुम वहीं रुको और जब वो आए तो मुझे कॉल करना। सफदर और शकील के फ्लैट्स चूंकि एक दूसरे के नज़दीक हैं, इसलिए तुम आसानी दोनों की निगरानी कर सकते हो। ओवर। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा। बेहतर सर, टाइगर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल। इमरान की आवाज़ सुनाई दी और राब्ता ख़त्म हो गया। टाइगर ने भी बटन दबाकर लाइटर बंद किया और फिर इसे जेब में डालकर वो तेजी से दोबारा कैफे हिल पार्क की तरफ बढ़ा। पार्क शेड से अपना मोटरसाइकिल निकाला और दूसरे लम्हे मोटरसाइकिल इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रहा था। सफदर और कैप्टन शकील के फ्लैट्स पर जाने के लिए टाइगर को इमरान के फ्लैट के सामने से गुजर कर जाना था। जब वो इमरान के फ्लैट के सामने से गुजरा तो अचानक इसकी नज़रें कैप्टन शकील पर पड़ी, जो इमरान के फ्लैट की सीढ़ियां उतर रहा था। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में वो टाइगर को साफ नजर आया। इसने मोटरसाइकिल को आहिस्ता करते हुए फुटपाथ की साइड में लगा दिया और फिर इसकी मशीनरी को यूं छेड़ने लगा जैसे चलते चलते इसमें खराबी पैदा हो गई हो। वैसे इसकी तेज नजरें कैप्टन शकील पर जमी हुई थी, जो अब एक खाली टैक्सी में बैठ रहा था। टैक्सी के आगे बढ़ते ही इसने भी मोटरसाइकिल इसके पीछे लगा दिया। वो बड़ी एहतियात से ताकुब कर रहा था, क्योंकि इसे इल्म था कि कैप्टन शकील भी सीक्रेट सर्विस का मेंबर है। इसे इसलिए खतरा था कि वो ताकुब से बाखबर ना हो जाए। जल्द ही टैक्सी कैप्टन शकील के फ्लैट के सामने रुक गई और फिर कैप्टन शकील उतरकर अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और टाइगर एक बार फिर इमरान से रब्ता कायम करके उसे रिपोर्ट देने में मसरूफ हो गया। ब्लैक क्लार्क दानिश मंजिल के फाटक से निकला और तेजी से फुटपाथ पर चलने वाले अवाम के हजूम में घुस गया। इसकी रफ्तार काफ़ी तेज थी
और वो लोगों को ज़बरदस्ती इधर-उधर हटाता रास्ता बनाता चला जा रहा था। काफ़ी दूर जाकर इसको एक खाली टैक्सी मिल गई। इसने दरवाज़ा खोला और फिर अंदर बैठकर इत्मीनान का सांस लिया। वो वाकई अपनी दिलेरी और मौका शनासी की बदौलत वहां से निकल आने में कामयाब हो गया था। कहाँ चलूं साहब? ड्राइवर ने ब्लैक क्लार्क के बैठते ही उससे पूछा। होटल मूनलाइट, ब्लैक क्लार्क ने कहा। और टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। चंद लम्हों बाद टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। ब्लैक क्लार्क के जहन में एक अजीब सी उलझन ने डेरा जमाया हुआ था। इमरान और देव हैकल हबशी, वो इन दोनों के मुतालिक बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। इसका जहन एक्स टू के मुतालिक भी सोच रहा था। कभी कभी इसे इमरान पर शक पड़ता था कि एक्स टू वही ना हो, मगर इसका अहमकपन दरमियान में आ जाता और वो सर झटक इस ख्याल को जहन से निकाल देता। किसी भी मुल्क की सीक्रेट सर्विस का चीफ अहमक नहीं हो सकता। और फिर ऐसा सरबराह जिसकी जहानत और पुरसरारियत के किस्से तमाम ममालिक की सीक्रेट सर्विसेज में जबान ज़दे आम हो, और जिसे बेनकाब करने के लिए ख़ास तौर पर उसे और शाप वैली को भेजा जाए, ऐसा आदमी अहमक नहीं हो सकता। और इमरान के मुतालिक इसे पूरा यकीन हो गया था कि अगर वो मुकम्मल अहमक नहीं तो कम अज़ कम क्रैक ज़रूर है। अभी वो इसी उधेड़बन में था कि टैक्सी होटल के कंपाउंड में मुड़ गई। टैक्सी के रुकने पर ख्यालात की दुनिया से बाहर आया और फिर इसने नीचे उतर कर किराया अदा कर दिया और तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ मेन गेट में दाखिल हो गया। जल्दी वो अपने कमरे में मौजूद था। इसने दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले अपने बैग के खुफिया खाने से मेकअप बॉक्स निकाला और बाथरूम में घुस गया। तकरीबन आधा घंटे के बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकला तो इसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। अब वो कोई मकामी आदमी मालूम होता था। इसने बैग बंद किया, एक नज़र कमरे पर डाली और फिर वो बैग उठाए कमरे से बाहर आ गया। काउंटर के सामने से गुजरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो इस वक्त इनके गाहकों के रूप में नहीं था। इसलिए इसने बैक डोर का इस्तेमाल किया, जो किचन के करीब से होकर गुजरता था। ये रास्ता वो पहले ही देख चुका था, ताकि कभी अफरा तफरी में भागना पड़े तो वो इसे इस्तेमाल कर सके, और इस वक्त ये देखभाल इसके काम आ गई थी। होटल की उकबी गली से गुजरता हुआ वो सड़क पर आ गया। इसने इत्मीनान की एक तवील सांस ली और फिर जल्द ही इसे एक खाली टैक्सी मिल गई। होटल ड्रीमलैंड चलो, इसने टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर को हुक्म दिया, और ड्राइवर ने मौदबाना तौर पर इस सर झुकाते हुए क्लच से पैर हटा लिया। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ने लगी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी होटल ड्रीमलैंड के वसी कंपाउंड में दाखिल हो गई। ब्लैक क्लार्क ने ड्राइवर को किराया अदा किया और होटल के अंदर आया। फिर से काउंटर गर्ल से कमरा तलब किया। तीसरी मंजिल पर मौजूद कमरा इसे दे दिया गया और फिर पोर्टर की रहनुमाई में वो कमरे पर पहुंच गया। पोर्टर को टिप देकर इसने इसे रुखसत किया और फिर दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले इसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो, दूसरी तरफ से शाप वाली की आवाज़ सुनाई दी। मैं नंबर वन बोल रहा हूँ, ब्लैक क्लार्क ने सपाट लहजे में कहा। ओह नंबर वन, कहाँ से बोल रहे हो? शाप वाली की आवाज़ में चेकार थी। मैं आ रहा हूँ। ब्लैक क्लार्क ने फ़ोन पर मजीद गुफ्तगू मुनासिब ना समझी और रख दिया। ब्लैक क्लार्क ने मोहतात नज़रों से कमरे का जायजा लिया और फिर उठकर कमरे से आ गया। दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो आगे बढ़ा और फिर कमरों के नंबर देखता हुआ एक कमरे के सामने रुक गया। इसने मखसूस अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में शाप वाली खड़ा इसे अजीब सी नज़र से देख रहा था। मुकम्मल मेकअप की वजह से शायद उसे पहचान नहीं सका था। क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगे? ब्लैक क्लार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह तुम, आओ आओ। शाप वली इसकी आवाज़ पहचान गया। वैसे इसकी नज़रों में हैरत थी। ब्लैक क्लार्क ने इतने माहिराना अंदाज में मेकअप किया था कि शाप वाली की तजुर्बाकार नज़रें भी धोखा खा गई थी। बड़ा मुकम्मल मेकअप किया है, शाप वैली ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मुझे खुशी है कि इस मेकअप में तुम भी मुझे नहीं पहचान सके। ब्लैक क्लार्क के लहजे में फख्र का अंसर मौजूद था। इस इमारत से कैसे निकले? शार्फ वाली ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। ज्यादा उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। एक छोटी सी झड़प हुई और मैं बाहर आ गया, ब्लैक क्लार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका तो मुझे यकीन था कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं रोक सकती, इसलिए मुझे इत्मीनान भी था, शार्फ वली ने कहा, और ब्लैक क्लार्क मुस्कुराकर खामोश हो गया। कोई खास पॉइंट? शार्फ वली ने दूसरा सवाल किया। अब तक मैं कोई खास अंदाजा नहीं लगा सका कि एक्सट्रू कौन है, ब्लैक क्लार्क ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। इमारत में कौन कौन था? शार्फ वली ने पूछा। इमारत में सिर्फ 3 आदमी नजर आए हैं। एक तो ग्रांडेल हबशी था, वो तो यकीनन इस इमारत का चौकीदार होगा। दूसरा वो अहमक इमरान था, और तीसरे आदमी को मैं अच्छी तरह से नहीं देख सका, क्योंकि इसके अचानक आ जाने की वजह से वहां से निकल कर भाग गया था। वैसे तायराना नजरों में वो मुझे एक आम मुलाजिम लगता था। इसके कपड़े तो सादा से थे, ब्लैक क्लार्क ने बताया। इस अहमक इमरान के मुतालिक क्या ख्याल है? शाप वाली ने ठोस लहजे में पूछा। अरे नहीं, जिस अंदाज में तुम सोच रहे हो वो गलत है। वो क्रैक भी एक्सट्रू नहीं हो सकता। और दूसरा, हमें बताया गया है कि एक्सट्रू बगैर नकाब के कभी सामने नहीं आता, और जबकि वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है।
ब्लैक क्लार्क ने हंसते हुए जवाब दिया। हूँ, शाफायरी गहरी सोच में डूब गया। तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है? ब्लैक क्लार्क ने सवाल किया। कोई खास नहीं, सिवाय इस इमारत के और कोई खास क्लियो सामने नहीं आया, शाफ वाली ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में अंधेरे में टामकटो या मारने की बजाय हमें एक खास प्लान तरतीब देना पड़ेगा, तभी एक सू बेनकाब हो सकेगा, ब्लैक क्लार्क ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ, शाफ वाली ने गहरी नजरों से ब्लैक क्लार्क को देखते हुए कहा। मेरे जहन में एक प्लान है। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस प्लान पर अमल कर लें तो हमें 100% कामयाबी हो सकती है, ब्लैक क्लार्क ने कहा। कैसा प्लान? शाप वाली ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। कोई ऐसा जुर्म किया जाए कि हुकूमत के आला ऑफिसरान की मीटिंग बुलानी ज़रूरी हो जाए। जाहिर है वहाँ एक्सट्रू भी होगा। फिर वहीं या तो इसे गोली मारी जा सकती है या फिर इसे बेनकाब किया जा सकता है। अगर ये दोनों सूरतें ना हो सकी तो बहरहाल इतना तो हो जाएगा कि वो हमारी नज़रों में आ जाएगा। इसके बाद हम इससे बासानी निपट सकते हैं। ब्लैक क्लार्क ने प्लान का खाका बतलाया। प्लान तो अच्छा है, मगर वो जुर्म ऐसा हो कि एक्सट्रू की मीटिंग में शमूलियत ज़रूरी हो जाए, शाप वली ने प्लान की तायद करते हुए कहा। हाँ, यही तो हमारा असल मकसद होगा, वरना तो सब कुछ रायगान चला जाएगा, ब्लैक क्लार्क ने जवाब दिया। और फिर वो दोनों गहरी सोचों में डूब गए। शायद वो दोनों किसी बहुत बड़े जुर्म के मुतालिक सोच रहे थे। सफदर ने अपने फ्लैट में जाते ही सबसे पहले टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर दानिश मंजिल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता मिल गया। एक्स2, दूसरी तरफ से एक्स2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। सफदर स्पीकिंग सर, सफदर ने मौदवाना लहजे में कहा। क्या बात है सफदर? एक्स2 का लहजा बेहद खुश्क था। सर, एक रिपोर्ट देनी है। सफदर एक्सट्रू के लहजे की खुशकी से कदरे घबरा गया था। कैसी रिपोर्ट? एक्सट्रू ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। सर, ड्रीमलैंड होटल में कमरा नंबर 12 तीसरी मंजिल में एक गैर मुल्की रिहाइश पजीर है। वो सीक्रेट सर्विस और आप में बेहद दिलचस्पी ले रहा है। सफदर ने गोल बोल अंदाज में मफहूम अदा करना चाहा। सीक्रेट सर्विस और मुझ में दिलचस्पी? वजाहत से बात करो। तुम्हें ये पहेलियां डालने की आदत कब से पड़ गई? एक्सट्रू ने सख्त लहजे में कहा। सर, मैं इससे एक ब्लैकमेलर के रूप में मिला था। इसने मुझसे मुआहिदा किया है कि मैं एक्सट्रू के मुतालिक उसे मालूमात इकट्ठा करके दूं। सफदर ने जवाब दिया। तुम्हें इस आदमी पर शक कैसे हुआ? एक्सट्रू ने सवाल किया। इस बार सफदर घबरा गया, क्योंकि रिपोर्ट देने से पहले इसने अपनी पोजीशन के मुतालिक तो सोचा भी नहीं था कि वो एक्सट्रू को वहां अपनी मौजूदगी के मुतालिक क्या बताएगा। अब जाहिर है वो ये तो नहीं बता सकता था कि वो सर सुल्तान के ऑफिस में टेलीफोन टेप करने गया था। तुम खामोश क्यों हो गए सफदर? एक्सट्रू के लहजे में नुमाया बरहमी थी। सर, दरअसल बात यह है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर इस आदमी के ताक़ुब में लग गया था। मुझे वो दानिश मंजिल के गिर्द मशकूक अंदाज में घुमता हुआ नज़र आया था। मैंने इसका ड्रीमलैंड होटल तक ताक़ुब किया, जहाँ वो रिहाइश पजीर है। फिर मैं इसे एक ब्लैकमेलर के रूप में टकराया और मैं इस पर जाल डालने में कामयाब हो गया। इसे मेरी खिदमत हासिल करने की ख्वाहिश की। तब मुझे पता चला कि वो दरअसल आपके चक्कर में है। सफदर ने बड़ी मुश्किल से बात बनाई। हाँ, एक्सू ने हंकारा भरते हुए कहा, और सफदर ने माथे से पसीना पोंछा। बात बनाने में वो अपनी तरफ से पूरी जहानत से काम लेना पड़ा था। एक्सट्रू के खिलाफ काम तो वो शुरू कर बैठे थे, मगर अब उसे एहसास हुआ कि ये काम जिसे वो आसान समझ रहे थे, दरअसल सबसे मुश्किल है। सफदर, तुम मेकअप में इसकी निगरानी करो। इसकी तमाम नकलो हरकत की मुझे बाकायदा रिपोर्ट दो। एक्सट्रू ने चंद लम्हे खामोशी के बाद उसे हुक्म दिया। बेहतर सर, सफदर ने जवाब दिया। और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की आवाज़ सुनकर सफदर ने भी रिसीवर रख दिया और सोफे पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा, जैसे इसने एक तवील मुसाफत दौड़कर तय की हो। अभी उसे बैठे हुए चंद ही लम्हे हुए थे कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सफदर ने चौंक कर रिसीवर उठाया। सफदर स्पीकिंग, सफदर ने कहा। जूलिया, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है मिस जूलिया, कैसे याद फरमाया? सफदर ने बड़े इखलाक से पूछा। सफदर, क्या तुमने वो काम कर दिया जो तुम्हारे जिम्मे लगाया गया था? जूलिया ने जो सवाल किया। हाँ, काम तो हो गया है, मगर मुझे नज़र आ रहा है कि हम लोग किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। सफदर के लहजे में पुरअसरारियत शामिल थी। क्या मतलब? कैसी मुश्किल? जूलिया घबरा गई। बात यह है मिस जूलिया कि एक गैर मुल्की पार्टी भी एक्सट्रू की नकाब कुशाई में दिलचस्पी ले रही है, सफदर ने कहा। ये क्या कह रहे हो तुम? जूलिया की आवाज़ से सफदर को यूं महसूस हुआ जैसे इस खबर ने इस पर बिजली के करंट जैसा असर किया हो। मैं ठीक कह रहा हूँ मिस जूलिया, सफदर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो फिर हमें अपनी कार्रवाइयाँ रोक देनी चाहिए। कहीं हमारे दुश्मन हमारी कार्रवाई से फ़ायदा ही ना उठा ले। जूलिया के लहजे में बेहद तशवीश थी। मेरा ख्याल इसके बरक्स है। हमारी और दुश्मन की कार्रवाई में बड़ा फ़र्क है। हम अपनी कार्रवाई किसी संगीन जुर्म का इंतकाब नहीं करेंगे, जबकि दुश्मन को अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। सफदर ने जवाब दिया। ये तो ठीक है, मगर हम अपनी कार्रवाई इस केस के ख़त्म होने के बाद भी जारी रख सकते हैं। हमें आखिर जल्दी किस बात की है? ये केस हमने इसलिए शुरू किया था कि हम इन दिनों कतई फारिग थे। अब जबकि तुम कह रहे हो कि एक नया केस शुरू हो चुका है, तो जाहिर है कि हमें अपनी कार्रवाई के लिए फुर्सत कहाँ मिलेगी? जूलिया कार्रवाई बंद करने पर तुली हुई थी। आखिर तुम कार्रवाई बंद करने पर इतना इसरार क्यों कर रही हो, जबकि मैंने अपना काम जिंदगी और मौत की सरहद पर लटक कर पूरा किया है? सफदर के लहजे में तीखापन था। शायद उसे अपनी पोजीशन, जिसके तहत उसने सर सुल्तान के ऑफिस में फोन टेप टैप किया था, याद आ गई थी।
बात यह सफदर कि मैं भी चंद मिनट पहले ही वैसे ही कैफे हिल पार्क पहुंच गई थी। मकसद सिर्फ चाय पीने का था। मुझे एक वेटर ने आकर सरगोशी में के अंदाज में बताया कि एक नौजवान इस दिन की हमारी मीटिंग के मुतालिक मालूमात लेता फिर रहा था। जूलिया ने आखिर दिल की बात कह दी। ओह, ये नई खबर है। वो नौजवान कौन है? सफदर का लहजा बेहद तशवीशनाक था। मैंने वेटर से उसका हुलिया मालूम किया, लेकिन कोई खास बात मालूम नहीं हुई। जूलिया ने बतलाया। कहीं वो इमरान तो नहीं था? सफदर बेहद घबरा गया। नहीं, मैंने भी इसी नजरिए को सामने रखते हुए वेटर पर जरा की, मगर जो हुलिया और कदो-कामत उसे बतलाई वो इमरान पर किसी सूरत भी फिट नहीं होती। जूलिया ने जवाब दिया। तो फिर आखिर वो कौन था? और इसे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की सरगर्मियों से मुतालिक क्या दिलचस्पी हो सकती है? सफदर चहकम की हालत में बोला। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इससे पहले कि सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ जाए, हमें अपनी मजीद कार्रवाई रोक देनी चाहिए। हाँ, एक और खास बात। अभी अभी कैप्टन शकील ने मुझे बतलाया है कि एक्सट्रो ने उसे फ़ोन पर पूछा था कि वो कैसे कैफे हिल पार्क में क्या करने के लिए जमा हुए थे। कैप्टन शकील ने उसे वक्ती तौर पर मुतमईन कर दिया है, मगर जूलिया ने फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। हाँ, अगर ये पोजीशन है तो फिर हमें कार्रवाई बंद ही करनी पड़ेगी। लेकिन सर, सुल्तान के ऑफिस और इमरान के फ्लैट में हमने जो काम किया है, इसका क्या होगा? सफदर ने कहा। मेरे ख्याल में इसे बरकरार रहना चाहिए। हो सकता है हमें कोई ऐसी इत्तला मिल जाए जिससे हमारा मकसद हल हो जाए। जूलिया ने जवाब दिया। ओके, सफदर ने भी इसकी तायद की और फिर जूलिया ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। सफदर रिसीवर क्रेडल पर रखकर हालात पर गौर करने लगा। वो इस नौजवान के मुतालिक पूरी शिद्दत से सोच रहा था जिसने इनकी मीटिंग के मुतालिक मालूमात हासिल करके एक्स टू को पहुंचाई थी। लेकिन ये नौजवान किसी भी खाने में फिट नहीं हो रहा था। आखिर तक आकर उसने इस टॉपिक पर सोचना ही छोड़ दिया और उठकर बाथरूम में चला गया ताकि मेकअप करके वो इस गैर मुल्की की निगरानी के लिए जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।